हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। उसका भी पार्ट 1 वीडियो रहेगा। पार्ट का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेसिकली हमें खनिजों के बारे में पढ़ना है, खनिज के प्रकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ना है। खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनिजों को निकाला कैसे जाता है, उनका शोधन किस प्रकार से किया जाता है, ये हमें पढ़ना है। खनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये हमें जानना है। खनिजों का वितरण कैसे है, पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उन पर इन खनिजों का वितरण किस किस प्रकार से है, ये हमें पढ़ना है। और उसी के साथ हमें भारत में भी पढ़ना है कि भारत में ये सारे खनिज जैसे लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सोना, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खनिजों का उपयोग क्या क्या है, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाता है। क्या होता है, प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ हो पदार्थ ऐसा जिसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज कहलाता है। खनिज जो हैं वो सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते, वह किसी विशेष स्थान या सेल क्षेत्र में समूह के रूप में संकेंद्रित होते हैं। ये जो सेल हैं हर स्थान पर नहीं मिलते, ये कहीं विशेष क्षेत्र में सेल समूह के रूप में पाए जाते हैं। कुछ खानें ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जिन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जो खनिजों की खानें हैं कुछ तो ऐसे स्थानों पर हैं जिनका निष्कासन आसानी से नहीं किया जा सकता, जैसे आर्कटिक महासागर की तली में, अंटार्कटिका द्वीप पर। तो ये ऐसी जगह हैं आर्कटिक महासागर में, ध्रुव पर जाकर, वहाँ समुद्र में जाकर इन संसाधनों का, इन खनिजों का खनन करना आसान नहीं है। इसी तरह से जो अंटार्कटिका द्वीप है वहाँ पर भी जाकर इन संसाधनों का खनन कर पाना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जो द्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है और वहाँ का परिवेश काफ़ी ज़्यादा कठिन है, वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक जो परिवेश होते हैं वहाँ पर अलग अलग निर्मित होते हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी, इसी के आधार पर वहाँ पर खनिज निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्राकृतिक क्रियाओं के निर्मित होते हैं। और जो खनिज होते हैं उनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो स्वयं प्रकृति के आधार पर निर्मित होते हैं। वह अपने भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, घनत्व और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। कोई खनिज हमें मिला तो उसकी पहचान हम किस आधार पर करेंगे, उसका रंग कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, उसके रासायनिक गुण कैसे कैसे हैं, तो उसी के आधार पर हम इन सभी खनिजों की पहचान करते हैं। आप यहाँ पर कोयले का खनन होते हुए देख रहे हैं। एक मशीन है जो ट्रकों में कोयले को भर रही है। तो अब आप खनिज क्या होते हैं इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ कैसे होता है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं खनिजों का प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। पृथ्वी पर आज के समय में लगभग विभिन्न प्रकार के 30,000 खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे खनिजों को हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम जो धात्विक खनिज हैं उन्हें दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक लोह खनिज, दूसरा अलोह खनिज। इस तरह से खनिजों का डिवाइडेशन किया जाता है। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज
ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु जो है ना वो कच्चे रूप में होती है। धातुएं जो होती हैं वो कठोर पदार्थ होती हैं, हार्ड होती हैं। वे ऊष्मा और विद्युत को सुचालित कर सकती हैं, उनमें बहा सकती हैं। इनमें चमक की विशेषता होती है। जो धातुएं होती हैं उनमें चमक की विशेषता होती है। ये कहें कि हम धातुएं कठोर होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और उनकी एक विशेषता है कि वो धातुएं सभी चमकती हैं, तो वो होती हैं धात्विक खनिज हैं। जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। तो खनिजों के डिवाइडेशन के आधार पर लोह और अलोह खनिजों में बांटा गया है धात्विक खनिज को। तो लोह खनिज क्या होते हैं? लोह खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें लोह अयस्क पाया जाता है। जैसे मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इनमें लोह अयस्क पाया जाता है, इसलिए इनको धात्विक खनिज कहते हैं। अलोह खनिज क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज जिनमें लोह अयस्क नहीं पाया जाता, लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, उनको हम कहते हैं अलोह अयस्क या अलोह धात्विक। तो इस तरह से धात्विक को लोह और अलोह खनिजों में डिवाइड किया गया है। लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लोह अयस्क उसमें से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अलोह वो होते हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। लेकिन फिर भी कुछ वस्तुएं धातु हो सकती हैं, धात्विक हो सकती हैं। जैसे सोना धातु है, चांदी धातु है, सीसा भी धातु है। तो इस तरह से ये धातु हैं लेकिन इनमें लोहे की मात्रा नहीं है, तो ऐसों को हम कहेंगे अलोह धातुएं। अब हम देख लेते हैं धात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिजें वे होती हैं जो धातुएं नहीं होती, यानी वो धातु ही नहीं होती। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इसके उदाहरण हैं जो अधात्विक हैं। साथ ही जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये भी क्या है? एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। इनमें भी लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इनको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। आई होप कि अब आप पृथ्वी पर खनिजों का वितरण जो टाइप्स है वो समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर खनिजों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खनिजों का निष्कर्षण। हमने देख लिया खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। अब उन खनिजों को निकाला कैसे जा सकता है? तो खनिजों को निकालने के लिए कुछ विधियों को अपनाया जाता है, जैसे खनन, प्रवेदन, आखनन। और जो खनन विधि है उसको भी दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक विवर्त खनन और एक कूपकी खनन। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी के बारे में, ये कैसे कैसी तकनीक होती है जिनके द्वारा इन खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। तो आखनन। आखनन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी विषयों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारे खनिज दबे हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम खनन कहते हैं। अब खनन भी दो प्रकार से किया जाता है, एक विवर्त खनन, एक कूपकी खनन। तो विवर्त खनन क्या होता है? यदि खनिज कम गहराई पर स्थित हैं और उनको पृष्ठीय स्तर हटाकर निकाला जाता है तो उसे हम विवर्त खनन कहते हैं। यानी खनन हम बहुत ही ज़्यादा गहराई पर न जाकर बहुत ही ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से पृष्ठीय
जो स्तर होता है उसको हटाकर अगर हम खनन करते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं विवर्त खनन। वहीं कूपकी खनन क्या होता है? तो कूपक खनन या कूपकी खनन गहन वेदन, जिन्हें हम कूपक कहते हैं, अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। जो कूपक होते हैं पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर जो खनिज होते हैं उन तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कूपकी खनन कहते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर स्थित खननों को निकालने के लिए हमें कूप बनाने होते हैं। कूप बनाने होते हैं जिससे वहाँ तक पहुँचा जा सके और उन खनिजों का निष्कासन किया जा सके। इसी आधार पर हम इन्हें कूपकी खनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रवेदन क्या होता है? तो प्रवेदन क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। जिस तरह से विवर्त खनन और कूपकी खनन होता है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा गहरे स्थान पर पाए जाते हैं। तो हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालते हैं तो प्रवेदन का प्रयोग करते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे ही हम प्रवेदन कहते हैं। यानी जब ज़्यादा गहराई पर होते हैं तो हमें गहन यानी बहुत गहरे गहरे कूपों को खोदने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ऐसे खननों को निकाला जा सकता है। आखनन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खननों को जिस प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाला जाता है उसे हम आखनन कहते हैं। जैसे विवर्त खनन था, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को, पृष्ठीय सतह को हटाकर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम आखनन कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज दबे होते हैं उनको निकालने के लिए हम कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली स्लाइड को देखते हैं। खनिजों का वितरण, यानी कि जितने भी खनिजों के बारे में हमने पढ़ा है वो खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये जानना है। तो खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ जो खनिज होते हैं वो अग्नि सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, और बाकी के जो होते हैं वो अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको अग्नि सेल, कायांतरित सेल और अवसादी सेल पढ़ाए थे। तो अब आप समझ सकते हैं, और वहाँ पढ़ाते समय हमने यह भी बताया था कि इन खनिजों में खनिज कौन से में पाए जाते हैं, जीवाश्म कौन सी सेलों में पाए जाते हैं, कौन सी में नहीं पाए जाते। तो ये सारी बातें जब हमने पिछली क्लासों में आपके लिए पढ़ाई होंगी तो वहाँ पर ये सभी बताई हैं। जैसे हमने बताया था कि अग्नि सेल ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनती है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। और जो अवसादी सेल्स हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो वही जीवाश्म समय के साथ क्या हो जाते हैं? खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रत्येक सेलों में किस किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। तो ये विशाल पठार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरित सेल्स के जो पठार्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी सूडान में लोहा अयस्क निकाला जाता है। ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम का निष्कासन अच्छी मात्रा में किया जाता है। वहीं हम देखें कि मैदानों और नवीन बनित पर्वत जो होते हैं, जो अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं, उनमें अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो फ्रांस में एक जगह है कॉकेसस प्रदेश, वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। अल्जीरिया में फॉस्फेट पाया जाता है। तो इस तरह से खनिजों का वितरण है आग्नेय और कायांतरित शैलों में और अवसादी शैलों में। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी जो खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं, क्योंकि अवसादी सेल्स में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये जीवाश्म समय के साथ खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं। ताप और दाब बढ़ने के कारण ये सभी जीवाश्म पेट्रोलियम ईंधन में बदल गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है खनिजों का वितरण। अब हम एक एक करके सभी महाद्वीपों में देख लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में कितना कितना खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चीन और भारत के पास लौह अयस्क के बहुत बड़े बड़े विशाल निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, यानी लोहा भी इस महाद्वीप में काफ़ी अच्छी मात्रा में निकलता है। और टिन का तो उत्पादन खूब है ही, पूरा विश्व एक तरफ और महाद्वीप ये एक तरफ, लगभग 50% का ये जो है उत्पादन करता है टिन का। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। इन देशों में जो टिन उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन का भी उत्पादन करता है और उनमें भी वो सबसे आगे है, अग्रणी देशों में है जहाँ पर टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उन देशों में। चीन में भी उसी के आधार पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये सभी की बड़ी मात्रा एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। बात करें अब हम यूरोप में, तो यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। जिस तरह से एशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टिन का, तो वहीं जो यूरोप है वो लोहा अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे आगे है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से देशों में? रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं इन सभी देशों में। कुछ और निक्षेप भी पाए जाते हैं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल खनिज जो है पूर्वी यूरोप और जो हिस्सा रूस वाला है, जिसे हम यूरोपीय रूस बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज को 3 निक्षेप अवस्थित हैं, यानी 3 बड़ी बड़े अवक्षेप हैं जहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। तो ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेट लेक, उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश जो है, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश हैं, उनमें खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा अयस्क का, निकल का, सोना, यूरेनियम, तांबा, इस तरह के वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। वहीं दूसरा स्थान है अल्पेशियन प्रदेश, वहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जब आप
उत्तरी अमेरिका का मैप देखेंगे, वहाँ पर जब आप देखेंगे कि जो पश्चिम की पर्वत श्रृंखला हैं उनमें तावा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। आगे और महाद्वीपों में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोहा, तांबा और बॉक्साइट के वितरण कहाँ कहाँ हैं। तो लोहा इस तरह के चिन्ह से दर्शाया गया है, तांबा इस तरह के चिन्ह से और बॉक्साइट इस तरह के चिन्ह से। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कनाडियन शील्ड प्रदेश हैं, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। और ये हमारा भारत है, यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये अफ्रीका है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। और ये यूरोप है जिसमें लोहे के खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये पूरा हिस्सा एशिया का है जो लोहे का उत्पादन अच्छा कर लेता है और साथ ही साथ टिन का उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है। इसी तरह से जो अफ्रीका है उसमें तांबे का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आप परफेक्टली समझ पाएंगे कि ये खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए खनिजों के वितरण में और देख लेते हैं और किस किस महाद्वीप पर कितना कितना खनिज पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे उत्पादक करता है। हमने देखा कि जो अफ्रीका है वो लोहा उत्पादन में सबसे आगे है, वहीं दक्षिणी अमेरिका होता है ना वो उच्च क्वालिटी का, सबसे बेहतर क्वालिटी का लोहा उत्पादन करता है। चिली और पेरू तांबे में अग्रणी हैं। दक्षिण अमेरिका के जो देश चिली और पेरू हैं वहाँ पर तांबे का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में भी टिन का सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। जो ब्राज़ील और बोलीविया है यहाँ पर बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़े बड़े देश हैं जो टिन का उत्पादन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, ऑक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनियम, एविस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। बड़े बड़े और विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, कोलंबिया में खनिज तेल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर से बड़ी मात्रा में खनिज तेल का भी उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे अधिक मात्रा में जो बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। साथ ही यहाँ पर सोना, हीरा, लोहा, तांबा, अयस्क और निकल का भी उत्पादन किया जाता है। तांबा, जस्ता, मैंगनीज के भी यहाँ पर अच्छे निक्षेप पाए जाते हैं जिनसे इनका निष्कर्षण किया जा सकता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्दी और क्षेत्रों की बात करें हम तो यहाँ पर बड़े पैमाने में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर से अच्छी मात्रा में इन खनिजों का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि खनिजों का वितरण कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ है। और देख लेते हैं मैप के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोयला और जो खनिज तेल हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो यूरोप में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अमेरिका में भी पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। और उसके साथ ही जो एशिया है वहाँ भी अच्छी मात्रा में पाया ही जाता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी महाद्वीप के कुछ स्थानों पर जो कोयला है, खनिज हैं, वो पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अंटार्कटिका के बारे में और देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से निक्षेप पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में पूर्व
पूर्व अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में खनिज पाए जा सकते हैं। अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुविकसित है, तो वहाँ से इनका खनिज खनन कर सकते हैं, अनुमान ऐसा लगाया जाता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका में जो प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट में लोहा के बहुत ही महत्वपूर्ण निक्षेप पाए जाने का अनुमान है। साथ ही यहाँ पर लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, तेल के भी मात्रा उपलब्ध है, जिनका हम वाणिज्यिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो मानव रहित महाद्वीप है, तो यहाँ से इनका खनन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। चलिए खनिजों का वितरण देख लेते हैं भारत में किस प्रकार से है। तो भारत में खनिजों का वितरण देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। नंबर 1 पर लोहा देखते हैं। भारत में उच्च कोटि के लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं और ये निक्षेप झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो भारत में लोहे के निक्षेप काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करें बॉक्साइट के निक्षेपों की, तो बॉक्साइट के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं, जहाँ से बॉक्साइट अयस्क का निक्षेपण किया जाता है। अभ्रक की बात करें तो इसके मुख्य जो निक्षेप पाए जाते हैं वो झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत जो है विश्व में अभ्रक उत्पादन का सबसे बड़ा देश माना जाता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने में भी ये सबसे आगे ही रहता है, क्योंकि भारत में अभ्रक बड़ी मात्रा में निकाला जाता है तो उसका हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो अभ्रक का खनन करने में सबसे आगे है और उसका निर्यात करने में भी भारत सबसे आगे है। तांबा देखते हैं, तो तांबा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में इसका खनन किया जाता है। तो ये जो खनिज हैं इन स्थानों पर पाए जाते हैं। चलिए कुछ और खनिजों के बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। ये उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, गोवा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। चलिए और कुछ क्षेत्रों में देख लेते हैं। मैंगनीज, मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में मैंगनीज के निक्षेप जो हैं महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। तो मैंगनीज भी भारत में कई स्थानों पर पाया जाता है। सोने की बात करें, सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। तो भारत में कर्नाटक के कोलार में सोने की निक्षेप पाए जाते हैं। यह विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है जो इसके खनन को बहुत ही खर्चीला बनाती है। सोने की जो खान है, यहाँ पर से जो सोना निकाला जाता है वो काफ़ी गहराई से निकाला जाता है, जिसके कारण इसका जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा आता है, जो सोने को काफ़ी महंगा बनाती हैं। चूना पत्थर देख लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और तमिलनाडु है। ये सभी राज्य चूना का उत्पादन करते हैं। नमक समुद्री झील और सैलों से प्राप्त होता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छी मात्रा में नमक का उत्पादन करता है और उसका निर्यात भी करता है। तो आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत का कौन कौन सा राज्य चूने का उत्पादन कितना कितना करता है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान 21% करता है, मध्य प्रदेश 11% करता है, आंध्र प्रदेश 11% करता है, छत्तीसगढ़ 10% करता है, कर्नाटक 10% करता है, गुजरात 8% करता है।
वहीं तमिलनाडु देखें तो वो भी 8% करता है और कर्नाटक भी 8% करता है, और बाकी का जो 13% बचता है वो भारत के अदर राज्यों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि खनिज तेल, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये सफ़ेद कलर के स्थान जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और खनिज तेल के जो क्षेत्र हैं आप देखेंगे इस तरह के स्थान जो ब्लैक पॉइंट से दर्शाए गए हैं, यहाँ से खनिज तेल को निकाला जाता है। वहीं और तेल क्षेत्र पाइपलाइन के द्वारा यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी तेल की मात्रा को शोधित किया जाता है। ये तेल क्षेत्र हैं। तो भारत में कोयला और जो तेल क्षेत्र हैं उनको इस मैप में दर्शाया गया है। चलिए और देख लेते हैं। खनिजों का उपयोग। इन खनिजों का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ करते हैं? तो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज जो होते हैं प्राय कठोर होते हैं, इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। विभिन्न शैलियों में इनको जोड़ जोड़कर तरह तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के बनाने से लेकर पाइप बनाने तक किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज जो है वो खनिजों से ही प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं का उपयोग ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज़ में, बोतलबंदी उद्योग में और भवन निर्माण में और बर्तन बनाने में किया जाता है। तो खनिजों का प्रयोग बहुत सारा है, बहुत सारी जगह हम इन खनिजों को उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन खनिजों को यूज करते रहेंगे तो ये खनिज काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन खनिजों को बचाने की भी ज़रूरत है, उनका संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। तो इनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? खनिज नवीनीकरण संसाधन हैं। संसाधनों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये समय मानव के जीवन से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, जो मानव की उपभोग की दर की तुलना में बहुत अधिक धीमी है। मानव जिस गति से इनको खर्च कर रहा है उस गति से ये बन तो नहीं रहे ना। इनके बनने की गति बहुत ही ज़्यादा धीमी है। लाखों वर्षों में ये तैयार हो पाते हैं। खनन की प्रक्रिया में जो बर्बादी होती है उसको घटाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। हम बहुत से धातुओं को यूज कर लेते हैं और उनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमें ऐसे का करना चाहिए। तो खनिजों का हम पुनः उपयोग करके, कम उपयोग करके और पुनर्चक्रण उपयोग करके, पुनर्चक्र यानी बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनका कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन खनिजों की रक्षा कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए हम इन्हें बचा कर रख सकते हैं। तो अब खनिजों के जो संरक्षण है उसके बारे में आप जान गए होंगे। क्यों जरूरी है हमारे लिए खनिजों का संरक्षण? तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्लास में काफ़ी अच्छे से खनिज संसाधनों के बारे में जान गए होंगे। खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका निष्कासन कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ ये पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं और पूरे विश्व में पाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सभी टॉपिक पर हमने बारीकी से अच्छे से जानकारी प्राप्त की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।